कि अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो दो स्थितियां होती हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो वह एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए वर्टिकल डायरेक्शन में है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पैराबोलिक शेप में गति करता है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करें तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, उसका पाथ क्या होगा और किस तरह से वो मूव करेगा, आज हम इस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा आज का आर्टिकल है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कैसे कोई आवेशित कण गति करता है, हम इस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में आप जानते हैं कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर एक लॉरेंज फोर्स काम करता है, और लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, और उसकी वैल्यू QV×B के इक्वल होता है। अब हम इस चीज़ को बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो सपोज करिए कि यहाँ पर क्रॉस दिखाया जा रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन। अंदर की ओर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ऐसे, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से, जिसका चार्ज q और मास m है, एक प्लस चार्ज v वेलोसिटी से इसके अंदर इंटर करता है। तो जैसे ही इंटर करेगा यहाँ पर इस पर एक लॉरेंज फोर्स काम करेगा, और लॉरेंज फोर्स के डायरेक्शन जो होंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स के होने के कारण जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू होती है QV×B के इक्वल होता है। अब इस फोर्स के कारण यह जो है, जो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, अब थोड़ा सा कर्व टाइप का हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो टेंजेंट से नॉर्मल ड्रा करिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फिर थोड़ा सा और कर्व हो जाएगा, फिर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा। इस तरीके से हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करिए और उस टेंजेंट के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा। तो जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल मूव करता जाएगा, अब वो स्ट्रेट लाइन में मूव न करके एक कर्व पर मूव करेगा। इस तरीके से यह जो कर्व होगा वो इसकी ट्रेजेक्टरी, पाथ कहलाएगा। तो किस तरह के पाथ पर मूव करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस चीज़ को हम कंसिडर कर लें कि लेट ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and projected with velocity in perpendicular to the magnetic field B, then Lorentz force, what will be the Lorentz force? That is F equal QV×B, ये उसकी लॉरेंज फोर्स होगी। अब आप जानते हैं कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन W, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अगर देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर QV×B.D हो जाएगा, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों पैरेलल होते हैं, इसलिए वर्क डन जो होगा 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है।
इट मीन्स देयर इज नो वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल पर कोई भी वर्क नहीं होगा। तो जब वर्क नहीं होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि वर्क अगर जीरो है तो डेल्टा के भी जीरो हो जाएगा। इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर कोई चेंजिंग नहीं होगा तो उसकी स्पीड में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो स्पीड v remains constant but only direction of velocity change continuously। तो कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो v कांस्टेंट बना रहेगा। तो अब जरा सोचिए कि ये कैसा कंडीशन होता है, किस तरह का वो पाथ होगा। स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा तो किस तरह का शेप होगा, पैराबोलिक होगा, एलिप्टिकल होगा, सर्कुलर होगा। तो ये केवल पॉसिबिलिटी बनती है किस केस में, सर्कुलर मोशन में। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो परमानेंटली चेंज होता रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है और उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है जो सेंट्रल डायरेक्शन में होता है, सेंटर की ओर होता है। तो ठीक वही कंडीशन यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर एक लॉरेंज फोर्स वर्क कर रहा है जो कि सेंटर की ओर है और उसकी हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो ये क्लियर हो जाता है कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा और उसका मोशन एक सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिला कि द चार्ज दिस इज ओनली पॉसिबल इन सर्कुलर मोशन। इट मीन्स ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा विल बी सर्कुलर। तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। तो अब क्लियर हो गया कि वह जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करेगा। फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m चार्ज प्लस q है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा उस पर एक लॉरेंज फोर्स वर्क करेगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने के कारण, फोर्स के कारण इसमें वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज होता जाएगा और हर एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करें स्पर्श रेखा तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो एक कर्व पर मूव करेगा, न कि स्ट्रेट लाइन पर। अब यहां पर होता क्या है कि लॉरेंज फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर बने रहते हैं। तो वर्क डन के लिए फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो वर्क नहीं होगा। देयर इज नो वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल। तो वर्क अगर नहीं होगा तो देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इट मीन्स ओनली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बट देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द
वेलोसिटी, यानी उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। और ये हमेशा पॉसिबल कहाँ होता है? तो सर्कुलर मोशन में ही ऐसा केस पाया जाता है। इट मीन्स अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। अब सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कि उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। तो सपोज करिए कि चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में आर रेडियस पर v वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये तो क्लियर हो गया कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर उसको कहाँ से मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? तो लॉरेंज फोर्स से मिलेगा, क्योंकि लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है और सेंटर की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? तो लॉरेंज फोर्स से। इट मीन्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमको इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मिल जाएगा कि कितने रेडियस पर वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। तो mv²/r की वैल्यू qv के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द लॉरेंज फोर्स एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाए तो mv/r इक्वल मिलेगा q इंटू बी के, और यहाँ से उस पाथ का रेडियस भी आपको मिल जाएगा। तो r की वैल्यू हो जाएगी mv/bq। तो इस तरीके से सर्कुलर पाथ का जो रेडियस मिला हमको mv/bq। व्हाट इज m? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, b is the magnetic field and q charge on the particle। तो इस फार्मूले से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा? अब इस चीज का हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो अगर हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा? तो टाइम पीरियड जो होता है दैट इज टाइम टेकन टू परफॉर्म वन साइकिल, टाइम ऑफ इंटरवल टू कंप्लीट वन साइकिल। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे तो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इस फार्मूले को अगर हम यूज करें यहाँ पर तो एक साइकिल में पूरे सरकमफिरेंस परिधि के बराबर वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2πr एंड व्हाट इज द वेलोसिटी v। अगर v की वैल्यू रखा जाए r की वैल्यू, तो r अभी आपने फार्मूला कैलकुलेट किया था mv/bq डिवाइडेड बाई v। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो v से v कैंसिल हो जाएगा एंड 2πm/bq मिलेगा। एंड दिस इज द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ टाइम पीरियड अगर देखें तो फार्मूला मिला 2πm/bq। m मास है, b मैग्नेटिक फील्ड और q चार्ज है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड जब मिल गया तो आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड दैट इज द फ्रीक्वेंसी। देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल f दैट इज 1/t रेसिप्रोकल।
तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या मिलेगा, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच परफॉर्म द सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में कितने वो चार्ज पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, उसका फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें टाइम पीरियड के लिए और रेडियस के लिए दो फार्मूले आपको मिले थे, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो क्या रिजल्ट आपको मिलता है। अब यहां पर जरा देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब दो इक्वेशन आपको मिला। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला रेडियस आर इक्वल एम वी अपॉन बी क्यू एंड टाइम पीरियड टी इक्वल 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। इन दोनों को अगर कंपेयर आप करते हैं तो रेडियस हियर भी, इट मीन्स रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी के, यानी जैसे जैसे वेलोसिटी आप इंक्रीज करेंगे रेडियस बढ़ता जाएगा। कम स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो छोटा रेडियस, हाई स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे बड़ा रेडियस, और स्पीड बढ़ाते जाइए और रेडियस बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे स्पीड आप बढ़ाते जाएंगे रेडियस जो है, पाथ ऑफ रेडियस इंक्रीज करता जाएगा। तो इस तरीके से स्पीड बढ़ाने पर रेडियस सर्कुलर ऑर्बिट का बढ़ता जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड, यहां पर भी नहीं है। तो यहां से आपको यह मिल रहा है कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो टाइम पीरियड वो डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पर, लेकिन रेडियस वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। और जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं रेडियस इंक्रीज करता जाएगा, बड़े सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, लेकिन टाइम पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि हर एक राउंड में सेम टाइम ऑफ इंटरवल लगेगा और हर बार उतने ही टाइम पीरियड में रिटर्न होकर के अपने मूल पोजीशन पर आ जाएगा, बस रेडियस इंक्रीज करती जाएगी। तो इसी प्रिंसिपल का यूज जो है हम साइक्लोट्रॉन में करते हैं, क्योंकि स्पीड रेडियस तो बढ़ा देता है लेकिन टाइम पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो दिस इज यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन। तो ये जो थियरी यूज की जाती है साइक्लोट्रॉन में यूज की जाती है। अब यहां पर जो भी केस आप स्टडी कर रहे थे, ये टोटल केस जो था वो जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए थे। अब सपोज करिए कि चार्ज पार्टिकल को हम थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, तब किस तरह का वो मोशन करेगा। तो नेक्स्ट केस है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन मीन्स सपोज करिए कि यहाँ 3 डायमेंशन में x, y एंड z। अलॉन्ग x एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के अलॉन्ग है और चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया विथ वेलोसिटी v। तो अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो हम वेलोसिटी को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, वन along x एक्सिस एंड अदर इज y एक्सिस। तो इधर x एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो v cos थीटा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं इधर y एक्सिस में, तो इधर की ओर की वेलोसिटी हो जाएगी v sin थीटा। तो यहाँ पर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो गए। तो क्या केस है कि इफ द चार्ज पार्टिकल projected at an angle
थीटा फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड B, देन V हैज़ टू कंपोनेंट, एक V cos थीटा किधर along मैग्नेटिक फील्ड B एंड अदर V sin थीटा दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B। तो V cos थीटा जो B मैग्नेटिक फील्ड में है इसके डायरेक्शन में, तो ये सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी V sin थीटा है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। यानी वर्टिकल जो कंपोनेंट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन एंड दिस V cos थीटा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, तो ये जो है रेक्टिलिनियर मोशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खींच कर ले जाएगा और V sin थीटा ये जो कंपोनेंट है इसको सर्कुलर मोशन देगा। इस तरीके से अब ये जो चार्ज पार्टिकल है दो तरह का मोशन करेगा, एक सर्कुलर मोशन और एक रेक्टिलिनियर, और दोनों के सुपरपोजिशन के कारण बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशन द चार्ज पार्टिकल मूव फॉलो द हेलिक्स। यानी अब वो जो है हेलिक्स पर मूव करेगा ना कि सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर हेलिक्स, व्हाट इज द हेलिक्स? दैट इज स्प्रिंग नुमा, यानी इस तरीके से होगा, स्प्रिंग टाइप का, यानी सर्कुलर मोशन करते हुए आगे की ओर भी बढ़ता जाएगा। तो जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वह सर्कुलर मोशन के साथ साथ रेक्टिलिनियर मोशन करता है, और दोनों के सुपरइम्पोजिशन के कारण अब वो न तो सर्कुलर न तो रेक्टिलिनियर सर्कुलर मोशन करते हुए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, और इस तरह के मोशन को हम हेलिक्स कहते हैं। तो हेलिकल फॉर्म में वह मूव करेगा, यानी कि यहाँ पर जो पाथ होगा उसका किस डिजाइन का होगा, तो इस तरीके से ऐसे मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में आगे की ओर चला जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये दैट इज एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। तो हेलिक्स का ये एक्सिस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में हमको ये देखना है कि उस हेलिक्स का क्रॉस सेक्शनल रेडियस क्या होगा। अब इस समय रेडियस पर टाइम पीरियड पर क्या इन्फ्लुएंस होगा और उसका पिच कितना होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वह हेलिक्स फॉर्म में मूव करता है। अब हेलिक्स की रेडियस, पिच, टाइम पीरियड ये सब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि जब चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पर आप प्रोजेक्ट किए थे तो वह हेलिक्स फॉर्म में मूव कर रहा है, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जो दो लूप आप देख रहे हैं, दो लूप के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये इसका पिच होता है। ये यानी एक राउंड में जितना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक टाइम पीरियड में जितना आगे की ओर मूव कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो उसका पिच हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस देखें और टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ रहा है। देन रेडियस ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की रेडियस देखें तो R इक्वल फार्मूला था mv/bq। तो v को हम रिप्लेस कर देंगे v sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको लेना है। ये वाला v sin थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट,
v cos थीटा तो इसको खींच कर ले जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खींच कर ले जा रहा है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन उसको देगा जो कि रेडियस मिलेगा। तो अब v को रिप्लेस कर देंगे v साइन थीटा से, तो ये आपका हेलिक्स का रेडियस हो जाएगा। व्हाट अबाउट टाइम पीरियड? टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पर डिपेंड जब नहीं करता है तो टाइम पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और इसके लिए फार्मूला 2πm/bq ही रहेगा। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे वो सर्कुलर मोशन करे चाहे हेलिक्स वाला करे, केवल रेडियस जो है डिक्रीज कर जाती है और ये भी जो है डिक्रीज कर जाती है। तो हेलिक्स की रेडियस कम हो जाती है अगर वो किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है। अब बात आती है पिच की। व्हाट इज द पिच? पिच ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो पिच क्या होगा? तो डिस्टेंस कवर बाय चार्ज पार्टिकल along magnetic field in one complete cycle। एक कंप्लीट साइकिल में जितना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ गया, तो एक राउंड घूमते घूमते जितना आगे मूव कर जाए वही आपका पिच हो जाएगा। तो अब हमको पिच का कैलकुलेशन करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पिच जस्ट लाइक एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। सपोज करिए कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू किया और एक साइकिल में ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक जितना एक साइकिल में आगे की ओर बढ़ गया, ये इसका पिच होगा। तो पिच जस्ट लाइक डिस्टेंस। तो पिच के लिए अगर आप फार्मूला कैलकुलेट करते हैं तो पिच टाइम इस डिस्टेंस इक्वल होता है टाइम इनटू वेलोसिटी। लेकिन टाइम कौन सा लिया जाएगा? तो एक कंप्लीट साइकिल में, दैट इज टाइम पीरियड, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो वेलोसिटी भी आप लेंगे एक्स कंपोनेंट। तो टाइम पीरियड है 2πm/bq एंड वेलोसिटी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि जो पिच आपको मिल रहा है उसके लिए फार्मूला मिला। पिच को अगर p से, कैपिटल P से डिनोट किया जाए तो 2πm/v cos θ/bq। m और v अगर हम मोमेंटम ले लें स्मॉल p, तो p cos θ/bq हो जाए। अब यहाँ से अगर देखें तो p मोमेंटम है, तो मोमेंटम के लिए क्या फार्मूला क्या मिला? मोमेंटम और पिच में रिलेशन कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितना ही हाई स्पीड, मोमेंटम जितना ही अधिक होगा, पिच उतना ही ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में के साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दें, तब क्या असर पड़ेगा पिच पर? तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों एक साथ अप्लाई कर दिया जाए तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कंटिन्यूसली पिच जो है उसका इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खींच के ले जाएगा। तो आप देख रहे हैं पिच कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है।
तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो पिच इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के, सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो पिच जो है कंटिन्यूअसली उसका कम होता जाएगा और एक ही जगह मोशन परफॉर्म करने लगेगा। तो यहाँ पर पिच श्रिंक हो जाता है और यहाँ पर एक्सटेंड हो जाता है। तो इस तरीके से पिच मोमेंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो ये फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन था आपका मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।